माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक समास। समास से रिलेटेड क्वेश्चन हमें प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, जैसे कि 10th बोर्ड में भी समास का टॉपिक दिया गया है, उसमें हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार भी बता दिए और अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे ये भी बताया है। आज हम देखेंगे समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं और उसे हम कैसे पहचानेंगे, सारे कंसेप्ट हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है कि समास क्या है। समास क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना, मीन्स दो शब्दों से मिलकर समास बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। क्या मतलब होता है? समास का जो अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया छोटा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे देखिए आप, घोड़े पर सवारी करने वाला, ये कितना बड़ा हो गया, घोड़े पर सवारी करने वाला। इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? घुड़सवार भी बोल सकते हैं, उसका भी मीनिंग वही निकलेगा। घोड़े पर सवारी करने वाला, उसको हम घुड़सवार भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? समास, मीन्स बड़े को छोटा करना, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना, उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ओके, समास को और अच्छे से समझने के लिए और समास के प्रकार को समझने के लिए हमें सामसिक पद, जिसे समस्त पद भी कहा जाता है, समास विग्रह क्या है यह भी मालूम होना चाहिए। अगर हमें ये अच्छे से मालूम है तो हम अच्छे से कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो सामसिक पद, समस्त पद क्या होता है? समास में विभक्तियों का लोप करके शब्दों को जोड़ दिया जाता है। विभक्ति का लोप हो जाता है और शब्दों को जोड़ दिया जाता है, और इन जोड़े हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के टुकड़े कर दिए जाते हैं, टुकड़े करके पूर्ण रूप दिखता है। टुकड़े करने के बावजूद भी जो उसका रूप है वो हमें पूर्ण रूप दिखता है, उसमें कोई भी अर्थ में अंतर नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह करना, यानी कि टुकड़े टुकड़े। विग्रह का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। जैसे आप देखिए उदाहरण, रात दिन, ये क्या हो गया? हमारा सामसिक पद। और समास विग्रह में हम क्या करेंगे? रात और दिन लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा समास विग्रह, यानी कि विभक्तियों का लोप करके शब्दों को जोड़ दिया जाता है। अब आप यहाँ देखिए, और इसका लोप करके शब्द जोड़ दिया गया योजक चिन्ह से, रात दिन, तो ये हो गया सामसिक पद। और रात और दिन ये हो गया समास विग्रह, लेकिन अर्थ में हमारा अंतर कुछ भी नहीं हुआ है। हमें समास के प्रकार जानने से पहले पूर्व पद, उत्तर पद क्या है यह भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी समास के प्रकार में पूर्व पद की प्रधानता होती है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। ओके, पूर्व पद क्या होता है? पहला पद। उत्तर पद क्या होता है? दूसरा पद। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये प्रतिदिन, ये उदाहरण मैंने लिखा हुआ है। अब आप देखिए, प्रतिदिन को जब हम विग्रह करते हैं तो ये होता है हमारा प्रति प्लस दिन। तो यहाँ पर जो ये प्रति है वो हुआ हमारा पूर्व पद और दिन हो गया हमारा उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद। इन्हीं पदों के आधार पर समास के 6 प्रकार बताए गए हैं। 6 प्रकार कौन से हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। जब हम इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में भी क्या होता है? उत्तर पद ही प्रधान होता है। अब आप देखिए इन तीनों में उत्तर पद ही प्रधान है, लेकिन आगे मैंने बताया है कि इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होने के बावजूद भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे पहचान दी गई है जो इन्हें
अलग अलग करते हैं, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि तत्पुरुष समास कौन सा है, कर्मधारय समास कौन सा है और द्विगु समास कौन सा है। ओके, फिफ्थ है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। छठवां है बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है, दोनों पद ही अप्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अर्थात जो तीसरा अर्थ निकलता है वो प्रधान हो जाता है। जब हम इसे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास क्या होता है, पूर्व पद पहला पद अव्यय प्रधान और उपसर्ग हो, और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, संज्ञा होती है, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, क्रिया विशेषण बन जाते हैं। देखिए हम उदाहरण से समझेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अव्यय क्या होता है, एक ऐसा पद जो कि परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि अव्ययीभाव समास है, बहुत ज्यादा इजी है। जहां पर उपसर्ग लगा हो आप उससे पहचान जाइए कि ये अव्ययीभाव समास है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है आ, अनु, भर, प्रति, यथा, हर। देखिए अगर ये उपसर्ग आपको मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि ये अव्ययीभाव समास है। और एक अव्ययीभाव समास में ऐसे भी शब्द आते हैं जिसमें पुनरावृत्ति होती है, वो भी अव्ययीभाव समास होते हैं, जैसे कि रातों रात। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, रातों रात, रात रात, तो यहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। मैंने यहाँ पर पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, विग्रह ऐसे करके उदाहरण लिखा है, जिससे कि आपको पद भी समझ में आ जाए और विग्रह भी समझ आ जाए। तो यथा समय उदाहरण में देखिए, पूर्व पद क्या हो गया, यथा, उत्तर पद क्या हुआ, समय, समस्त पद क्या हो गया, यथा समय, और इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, समय के अनुसार। एक और आप देखिए भरपेट, भर हो गया हमारा पूर्व पद, उत्तर पद हो गया पेट, और समस्त पद इसमें सामसिक पद जो हुआ वो भरपेट हो गया, और विग्रह क्या हो गया हमारा, पेट भर के। अब आप देखिए जो पहला पद है ये उपसर्ग है, और आप यहाँ पर ये भी देखिए कि इसमें प्रधान यही है। अगर हम सिर्फ समय लिखते हैं तो उससे कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम यथा समय लिख देते तो यहाँ पर देखिए यथा कितना हमारे लिए प्रधान हो गया, क्योंकि यथा समय लिखने के बाद ही इसकी मीनिंग हो जाती है समय के अनुसार। सिर्फ समय लिखने से समय के अनुसार इसकी मीनिंग नहीं होती, लेकिन यथा लिखने से यथा समय ये क्या हो जाता है हमारा मीनिंग में समय के अनुसार। जैसे आप देखिए भर पेट, अगर हम सिर्फ पेट लिखेंगे तो कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगा, सिर्फ पेट का पेट ही निकलेगा। लेकिन अगर हम उसमें भर लगा देते हैं, उपसर्ग लगाते देते हैं, भर पेट, तो क्या हो जाता है वो हमारा अर्थ में पेट भर के। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जो पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, और ये उपसर्ग लगे होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा समास, तत्पुरुष समास। ओके, तत्पुरुष समास में क्या होता है, मैंने आपको प्रकार बताते समय बताया था कि इसमें क्या होता है, जो उत्तर पद होता है, दूसरा पद होता है, वो प्रधान होता है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान। जो पूर्व पद होता है वो अप्रधान होता है, और उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। और दोनों पदों के बीच में कारक का लोप होता है, मीन्स दोनों पदों के बीच में जो कारक है वो नहीं होता है, वो क्या होता है, तत्पुरुष समास, कारक का लोप हो जाता है। कारक क्या होते हैं, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, में, पर, ये सब जो है इसका यहाँ पर लोप होता है। आप उदाहरण से समझिए, जैसे कि माखन चोर, ये तो हो गया हमारा एक समस्त पद, सामसिक पद, इसलिए मैंने पहले आपको सामसिक पद, उत्तर पद, पूर्व पद और विग्रह क्या है ये बता दिया, जिससे कि आप अच्छे से समास को समझ सके। अब आप इसका विग्रह कीजिए तो यहाँ क्या होगा, माखन को चुराने वाला। माखन चोर को हम क्या बोल सकते हैं विग्रह करके, माखन को चुराने वाला। तो ये जो को कारक है वो आप देखिए इसमें लोप हो गया, और क्या हो गया, ये माखन चोर हो गया। एक और देखिए आप, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि रचित, इसे हम वाल्मीकि द्वारा रचित ऐसा भी बोलते हैं। तो जो द्वारा है कारक उसका लोप हो गया है, तो ये क्या हो गया हमारा तत्पुरुष समास। अब आप देखिए रसोई घर, उसे हम विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, रसोई के लिए घर। यहाँ पर के लिए क्या है हमारा कारक है, लेकिन यहाँ पर
उसका लोप हो गया, यानी कि कारक का लोप हो जाता है। गुणहीन, उसका विग्रह करेंगे तो गुण से हीन, तो से यहाँ पर क्या है, कारक। नीति निपुण, नीति में निपुण, में क्या हो गया यहाँ पर, कारक हो गया। यानी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक का लोप हो जाता है, और यही इसकी पहचान है कि जहां कारक का लोप हो गया और उत्तर पद प्रधान है तो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। ओके, अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पर प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वो क्या होता है, हमारा कर्मधारय समास होता है। और इसकी पहचान क्या होती है, विग्रह करने पर के समान जो जैसा अगर ये मिले तो वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता कैसे बताता है, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। अब आप यहाँ देखिए, नीलकमल, ये हमारा समस्त पद है और ये विग्रह है। नीलकमल, इसका क्या हुआ, नीला है जो कमल, देखिए यहाँ पर जो आ गया, उससे हम समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। अब आप यहाँ पर देखिए, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। जो पहला पद है जो नीला, वो दूसरा पद कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल नीला है, नीला है जो कमल, नीलकमल। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, वो हो गया हमारा नीलकंठ, जो आ गया, और जो कंठ है वो नीला। चरण कमल, अब आप यहाँ देखिए, कमल के समान चरण, चरण की यहाँ पर क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है कि कमल के समान चरण है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान मुख वाली, वो क्या होगा, चंद्रमुखी। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बहुत ज्यादा इजी है ये समास, के समान जो जैसा, इससे हम समझ सकते हैं विग्रह करने पर कि ये कर्मधारय समास है, और जो पहला पद होता है वो हमारे दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखिए उदाहरण से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी है कर्मधारय समास। अब हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ज्यादा इजी है। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है उसमें संख्या होती है, संख्यावाचक होता है, वो होता है द्विगु समास होता है। और इसकी पहचान क्या होती है, जब हम विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार का बोध होता है। देखिए विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, लेकिन हमें हिंदी में गिनती आना जरूरी है, तभी हम इस द्विगु समास को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, उदाहरण देखिए आप, नवरत्न, नव यानी कि 9 रत्नों का समूह, यहाँ पर देखिए समूह भी आ गया, ये है हमारा समस्त पद, और ये हमने किया है विग्रह। ओके, अब देखिए आप, सप्तद्वीप, सप्त यानी 7, तो 7 द्वीपों का समूह, ये हो गया हमारा द्विगु समास। चौराहा, चौ यानी कि 4, 4 राहों का समूह, उसे क्या बोलते हैं हम, चौराहा। यहाँ पर देखिए 4 और समूह। त्रिलोक, त्रि यानी कि 3, तो 3 लोकों का समाहार, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा द्विगु समास। देखिए द्विगु समास बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ संख्या दी हो उससे हम समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास है। अब हम देखेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का ही एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मीन्स दोनों ही पद, देखिए आप उदाहरण से समझेंगे हम कि ये कैसे प्रधान होते हैं। ओके, और अब इसमें क्या होता है, संयोजक शब्द होते हैं, और एवं या अथवा, ये क्या होते हैं, इसमें संयोजक शब्द होते हैं। विग्रह करने पर हमें ये संयोजक शब्द मिलते हैं, और योजक चिन्ह लगा होता है। क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। बहुत ज्यादा इजी है द्वंद्व समास। उदाहरण देखिए आप, माता पिता, ये हो गया हमारा योजक चिन्ह, विग्रह करने पर क्या हुआ, माता और पिता, ये एक संयोजक शब्द इसमें लग गया। अब आप देखिए माता और पिता, ये दोनों का ही एक स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों ही पद इसलिए यहाँ पर प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान जहाँ होते हैं वहां पर होता है द्वंद्व समास। पाप पुण्य, ये हो गया योजक चिन्ह, पाप और पुण्य ये एक संयोजक शब्द हो गया। पाप और पुण्य दोनों का ही एक अपना
स्वतंत्र अस्तित्व है। भाई बहन ये हो गया हमारा योजक चिन्ह, और ये और हो गया भाई और बहन विग्रह करने पर संयोजक शब्द। राम कृष्ण ये हो गया हमारा योजक चिन्ह और यहाँ पर संयोजक शब्द लग गया। अब आप देखिए राम और कृष्ण दोनों का ही अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अब हम देखेंगे लास्ट समास, बहुब्रीहि समास। ओके, बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। दोनों पद प्रधान नहीं, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वो प्रधान हो जाता है। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए आप लंबोदर, इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो लंबा उदर है जिनका। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों पद यहाँ पर प्रधान नहीं हो रहे हैं, बल्कि लंबा उदर है जिनका। हम जानते हैं कि गणेश जी के लिए ये कहा गया है, तो यहाँ पर आप देखिए तीसरा पद है वही प्रधान हो जाता है, यानी कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। ओके, एक और आप देखिए गिरिधर, यानी गिरि को धारण करने वाले। गिरि को धारण करने वाले हम किसे कहते हैं? गिरिधर श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए गिरिधर, इसमें भी दोनों पद प्रधान नहीं हो रहे, बल्कि ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा पद ही प्रधान हो गया है। तो बहुब्रीहि समाज में दोनों पद प्रधान नहीं होते, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। आज मैंने आपको समास क्या है और समास के प्रकार बताए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने अपने चैनल पर वैदिक मैथ्स और संस्कृत व्याकरण के भी वीडियो पोस्ट किए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।